डॉक्टर उमाकांत गोयल ने गुप्त जी को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का पुनर्आख्याता भी कहा है। भारत भारती को, साकेत को या उनकी अन्य छोटी बड़ी रचनाओं को अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि गुप्त जी ने जिस तरह की भाषा को चुना, उन्हें कभी कभी कुछ लोग, कुछ आलोचक तुकांत कवि के रूप में भी उल्लिखित करते हैं, लेकिन छंदों की गेयता को ध्यान में रखकर, उनकी भाषा और शैली को ध्यान में रखकर यदि हम देखें, उनके शब्द चयन को यदि हम देखें, तो हमें लगता है कि एक युग था गुप्त जी का जब उन्होंने इस देश के हर वर्ग को अपनी रचनाओं के वैशिष्ट्य से अभिभूत कर दिया था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो साहित्य के प्रतिष्ठित इतिहासकार भी माने जाते हैं, समीक्षक, समालोचक भी माने जाते हैं, उन्होंने अपनी चर्चित पुस्तक हिंदी के सामयिक साहित्य में गुप्त जी और उनके प्रदेय के विषय में स्पष्ट रूप से लिखा। पाठशालाओं के छोटे छोटे बालकों के संवेद स्वर में गुप्त जी की हरिगीतिका का गान जिन्होंने सुना होगा, वे इस छंद के संगीत तत्व की सराहना किए बिना नहीं रह सकते। वास्तव में हरिगीतिका छंद बहुत ही कर्णप्रिय, कंठप्रिय छंद है। उसकी गेयता, उसकी स्वर लहरियां, उसकी अभिभूत करने की क्षमता विलक्षण है। गुप्त जी की इस शैली का अनुकरण किस परिमाण में हुआ, इसे उस समय की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कवियों की रचनाओं में सहज ही देखा जा सकता है। गुप्त जी ने मार्ग प्रशस्त किया, नेतृत्व दिया, और इस छंद की लोकप्रियता ने न जाने उस युग के कितने कवियों को इस छंद को आत्मसात करने और इसके माध्यम से काव्य सृजन करने की राह दिखाई। कोई पत्रिका ऐसी नहीं दिखाई देती थी जो इस शैली की रचना से मुक्त हो गई हो या मुक्त रही हो। कोई गली या सड़क, कोई पाठशाला या विद्यालय, कोई शिक्षा संस्थान ऐसा नहीं था जिसमें हरिगीतिका की गूंज न सुनाई पड़ती हो। जैसे आज़ादी के मतवाले जब देश की गौरव गाथा को स्मरण करते हैं, देश के लिए मर मिटने को प्रस्तुत हो जाते हैं, उसी तरह इस रचना ने राष्ट्र की गौरव गाथा को, देश के गौरवशाली अतीत को कंठहार बना दिया। नगर ही नहीं, गांव-गांव में गुप्त जी की यह शैली छा गई और बहुत दिनों तक मनोमस्तिष्क पर छाई भी रही। वास्तव में भारत भारती अपने युग की चेतना और समाज तथा संस्कृति के बोध को साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करने वाली एक अद्भुत, एक विलक्षण रचना है, जो अपनी वैचारिक संपदा तथा विशुद्ध भावनात्मकता से प्रत्येक राष्ट्रभक्त को उद्वेलित करती है, अभिभूत करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने युग के बोध को, युग की गति और उसकी नब्ज को जिस तरह शुक्ल जी ने चित्रित भी किया अपने इतिहास में, और मैथिलीशरण गुप्त की इस खूबी को रेखांकित भी किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या सभी इतिहासकारों ने, ये संकेत किया कि संस्कृति के बोध को और युग की चेतना को साहित्यिक रूप में जैसा मैथिलीशरण गुप्त अभिव्यक्त कर पाए हैं, वैसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। मैथिलीशरण गुप्त इस रचना के माध्यम से हमें हमारे उज्ज्वल तथा गरिमा मंडित अतीत को भी दिखाते हैं, चुनौतियों भरे वर्तमान तथा स्वप्न से भरे भविष्य का भी
एक बृहद परिदृश्य हमारे मनोमस्तिष्क के समक्ष उपस्थित करते हैं, उकेरते हैं। यही वह अवसर है जब साहित्य और साहित्यकार समाज और राष्ट्र की गति तथा प्रगति को देखता है, उसके प्रति चिंता व्यक्त करता है और राष्ट्रवासियों को, राष्ट्र के नागरिकों को जागरूक करता है। स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे राष्ट्र निवासियों को कवि व्यापक विस्मृत जीवन की भावभूमि से अवगत कराता है, जोड़ता है। भावनात्मक स्तर पर उसकी महत्ता को रेखांकित करते हुए उस गौरवशाली अतीत को याद करने की प्रेरणा भी देता है। वह समाज और सामाजिक के लिए विकास और प्रगति का राजमार्ग प्रशस्त करते हुए उसके कल, आज और कल की चिंता करता है। अपने सामाजिक राष्ट्रीय सरोकारों का बोध भी कराता है। यही कारण है कि इस रचना के प्रकाशन ने जो उदासीनता राष्ट्र के विभिन्न वर्गों, नागरिकों के मनोमस्तिष्क में थी, उस उदासीन भावलोक से बाहर निकाला, उन्हें जागरूक किया, उन्हें अपने राष्ट्र धर्म का, सामाजिक धर्म का बोध कराया, अपनी आध्यात्मिक विरासत से पुनः जोड़ने का काम किया, इतिहास गौरव का पुण्य स्मरण कराया और राष्ट्रीय महात्म्य को, देश के गौरव को स्वीकार करने का अवसर भी प्रदान किया। गुप्त जी इस रचना के माध्यम से, इसके सृजन की प्रेरणा से, इसके प्रयोजन पर भी विचार करते हैं और वो लिखते हैं कि मुझे इस रचना के सृजन की प्रेरणा क्यों और कैसे मिली। तो वो लिखते हैं, मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए कविता एक उत्तम साधन है, परंतु बड़े खेद की बात है कि हम लोगों के लिए हिंदी में अभी तक इस ढंग की कोई पुस्तक नहीं लिख पाए जिसमें हमारी प्राचीन उन्नति और अर्वाचीन अवनति का वर्णन भी हो, भविष्य के लिए प्रोत्साहन भी हो। इस अभाव की पूर्ति के लिए जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई यथोचित प्रयत्न नहीं किया गया, परंतु देश वत्सल सज्जनों को यह त्रुटि खटक रही है। जो देश के प्रति समर्पित हैं, श्रद्धावनत हैं, उन्हें ये बात निरंतर सालती है कि ऐसी कोई रचना आनी चाहिए कि युग की धारा बदल जाए, देशवासियों को एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का उद्घोष मिल जाए। गुप्त जी ने भारतीय गौरव भाषाओं से, शौर्य पराक्रम से, अभिभूत अतीत से, शैक्षिक और आध्यात्मिक शक्ति तथा संचार से हमें भलीभांति अवगत कराया। राष्ट्रीय सामाजिक दुरावस्था देखकर गुप्त जी अत्यधिक विचलित और दुखी दिखाई देते थे, इसलिए उन्होंने सामाजिक दुराचारों को भी उघाड़ा, उधेड़ दिया और हमारी त्रुटियों, दोषों और कमजोरियों को भी उजागर किया। गांधी के स्वदेशी आंदोलन के मूल भाव को गुप्त जी ने भी विधिवत आत्मसात किया और प्रचारित किया। इस रचना के कथ्य में उसे भी वो समुचित सम्मान देने का प्रयत्न करते हैं। गुप्त जी का इतिहास बोध भी उद्बोधन शैली में सम्मुख आता है। नित नए गौरवशाली कल को वो याद करते हैं, वो उस वर्तमान में उसे उतारना भी चाहते हैं। वह असंतुष्ट, वर्तमान में असंतुष्ट दिखाई देते हैं और कहते भी हैं, हा देव अब वे दिन कहाँ हैं और रातें कहाँ हैं, हैं काल की घातें कि कल की आज हैं बातें कहाँ। ये जो छांदिक सौंदर्य है, हा देव अब वे दिन कहाँ हैं और रातें कहाँ हैं, हैं काल की घातें कि कल की आज हैं बातें कहाँ हैं। क्या थे तब अब क्या हुए हम, जानता बस काल है,
भगवान जाने काल की कैसी निराली चाल है। हम तो हुए ही पतित पर दुर्भाव जो करते गए, सुकुमार भावी सृष्टि को भी वे पतित करते गए। हा, उच्च भावों का वही क्रम आज भी है खो रहा, अश्लील ग्रंथों से हमारा शील चौपट हो रहा। ये जो समय है ये वास्तव में नैतिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, राष्ट्रीय मूल्यों का युग था। और उन दिनों कुछ इस तरह के ग्रंथों की रचना देखकर गुप्त जी बहुत विचलित थे, बड़े दुखी थे। इसीलिए उन्होंने इस भारत भारती जैसी महत्वपूर्ण विश्व स्तरीय रचना के सृजन का संकल्प मनोमस्तिष्क में बनाया। मैथिलीशरण गुप्त सीधी सच्ची अभिव्यक्ति के कवि हैं। उनमें कोई कृत्रिमता नहीं है, उनमें कोई बनावटीपन नहीं है। सरल, सुबोध, सृजन और बोधगम्य भाषा में सृजन की शक्ति का भी परिचय वे देते चलते हैं। इस रचना के माध्यम से गुप्त जी हिंदी कविता को एक नवीन स्फूर्ति देते हैं, एक नई शक्ति प्रदान करते हैं। भारत भारती गुप्त जी का और भारतीय नागरिकों का वह स्वप्न है जिसकी पूर्ति के लिए बाद की अन्य रचनाओं का भी सृजन वो करते हैं। अंग्रेज़ों के शासन से मुक्ति की आकांक्षा, अंग्रेजी भाषा के दबाव से मुक्ति का संकल्प, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति सम्मान की भावना, श्रद्धा का भाव जागृत करने का संकल्प, उसकी उत्कट इच्छा, इतिहास और संस्कृति से परिचय कराने का रचनात्मक प्रयत्न, पूर्वजों, गुरुओं, बुजुर्गों के प्रति सम्मान का भाव, यह सब जगाने का स्वर और अपने साहित्य में, कलात्मक अभिव्यक्ति कौशलों में और मूल्यों के प्रति आस्था का बीज वपन, ये सब कुछ करने का संकल्प भारत भारती की मूल आत्मा है। यदि हम भारत भारती की मूल संवेदना पर बात करें, भारत भारती के समग्रता के साथ प्रदेय पर बात करें, तो हम देख सकते हैं कि उस रचना ने अंग्रेज़ों के शासन से मुक्ति का बीज डाला। इसी की अभिव्यक्ति छायावाद में और फिर आज़ादी से पहले की कविता और कहानियों में, उपन्यासों और नाटक में बखूबी हमें दिखाई दिया। अंग्रेजी भाषा के दबदबे से हम आक्रांत थे, भयभीत थे, उससे भी मुक्ति की राह, उसका मार्ग प्रशस्त किया। और गांधी जी का जो स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव था, उसे भी इसी रचना ने जागृत किया। और हमारे गौरवशाली अतीत, इतिहास और संस्कृति से परिचय कराने का काम भी यही रचनात्मक सृजन जो है वो करता दिखाई देता है। यही वह समय है जब हम अपने पूर्वजों की, बुजुर्गों की, गुरुजनों की उपेक्षा कर रहे थे, उनका सम्मान नहीं कर पा रहे थे। उस सम्मान को भी पुनर्जागृत किया, पुनर्व्याख्यायित किया और साहित्यिक, कलात्मक जो रचनाएं थीं, जो हमारे मूल्य थे, उनके प्रति आस्था का बीज वपन भी भारत भारती ने ही किया। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के अंतर्गत गुप्त जी के विषय में लिखा भी है। मैथिलीशरण गुप्त की काव्य साधना बिल्कुल स्वदेशी ढंग की है। वे दीन दरिद्र भारत के विनीत, विनयी और नतशिर कवि हैं। कल्पना की ऊंची उड़ान भरने की उनमें शक्ति नहीं है, किंतु राष्ट्र की और युग की नवीन स्फूर्ति, नवीन जागृति के स्मृति चिन्ह हमें हिंदी में यदि सर्वप्रथम कोई दे पाया तो गुप्त जी के काव्य में ही वो हमें मिलते हैं। उनकी करुण काव्य मूर्ति आधुनिक विपन्न और तृषित भारत को बड़ी ही शक्तिदायिनी सिद्ध होती है। भारत भारती में गुप्त जी अपने अनुभूत आदर्श को प्रतिपादित करते हैं। जिस राष्ट्रकवि की माटी की गंध को गुप्त जी ने महसूस किया और जिस स्वदेशी वृत्ति को आत्मसात किया, उसे ही वो कविता में उतारते चले गए। अंग्रेज़ों की नीतियों और अत्याचारों के समक्ष मूक और स्तब्ध प्राय हो गए,
भारतीयों को गुप्त जी ने भारत भारती के लेखन से वाणी प्रदान की, स्वर प्रदान किया, उन्हें मुखर बनाया और आंतरिक शक्ति और स्फूर्ति का भी संचरण किया। इसीलिए नंदुलारे वाजपेयी ने यह भी लिखा कि भारत भारती का काव्य प्रवाह स्वामी दयानंद के अनुयायियों की बहुत सी दलीलों के ऊपर पहुंचकर उसे अधिक लोक सामान्य बनाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो काम किया था उसे जन सामान्य तक पहुंचाने में, उनको जन भाषा में अभिव्यक्त और संचरित करने में रचनात्मक भूमिका गुप्त जी ने निभाई थी। गुप्त जी की संवेदनशीलता, उनकी आदर्शवादिता अत्यंत प्रभावशाली है। यह भारत भारती का प्रचार देखकर समझा जा सकता है। यह आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के अंतर्गत, इस पुस्तक के अंतर्गत यह लिखा भी है। सरस्वती पत्रिका में सन 1912-13 में जब भारत भारती के कुछ अंश का प्रकाशन हुआ तो हिंदी जगत में चारों ओर जय जयकार होने लगी थी। वास्तव में सरस्वती पत्रिका की भूमिका राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को स्वतंत्र कराने की दिशा में विलक्षण और अविस्मरणीय भूमिका थी। नंदुलारे वाजपेयी और मैथिलीशरण गुप्त और इससे पहले सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन जैसे रचनाकारों ने, साहित्यकारों ने, चिंतकों, विचारकों ने इस देश को वास्तव में इसकी गौरव गाथा को जय जयकार का विषय बना दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो लिखा भी है कि ऐसी अच्छी कविता लिखने के लिए हम नहीं जानते किन शब्दों में हम गुप्त जी का अभिनंदन करें। ये सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में वो कह रहे हैं। गुप्त जी भाषा के और आधुनिक साहित्य के प्रणेता माने जाते हैं। खड़ी बोली हिंदी के आंदोलन को और तमाम तरह के नए वैचारिक बिंदुओं को पत्रिका के माध्यम से साहित्यकारों तक संचरित करने का जो काम द्विवेदी जी ने किया वो वास्तव में विलक्षण था और वही गुप्त जी की प्रशंसा करते हुए ये बात स्वीकार कर रहे हैं। वास्तव में हिंदी साहित्य में युगांतर उपस्थित करने वाली इस रचना ने भारतीयों के लिए संजीवनी शक्ति का काम किया। अतीत का गौरव गान, उत्साह, संचरण, आत्मगौरव की भावना, स्वदेश और स्वदेशी प्रेम, नव जागरण, कल्याण की साधना, उद्योग व्यवसाय के उत्थान की परिकल्पना, शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण और विचार प्रसार की सात्विक भावना, सब कुछ तो उस रचना में दिखाई देता है। इन सब मूल्यों से ओतप्रोत यह रचना हिंदी जगत की एक दुर्लभ रचना बन जाती है। गांव हो, नगर हो, शिक्षा स्थल हो, आश्रम हो, सेवा स्थल हो, सभ्य समाज के समुदाय हो या सामुदायिक भवन हो, इस रचना ने अपना एक विशिष्ट और अपना एक विलक्षण अपूर्व स्थान बनाया। भारत भारती प्रेम और गौरव का तथा राष्ट्रभक्ति का विषय बन गया। भारत भारती कवि हाली के मुसद्दस 6 पदों में बंद वाली रचना को अपना काव्यादर्श बनाकर लिखी गई रचना है। वहाँ मुसलमानों के सांस्कृतिक जागरण को स्वर मिला तो भारत भारती में उसी तर्ज पर हिंदू गौरव गान को अभिव्यक्ति प्राप्त हुई। सन 1904 और 1905 में अल्लाया दत्तात्रेय कैफी ने भी भारत दर्पण नाम से हिंदू पुनरुत्थान की इच्छा शक्ति से एक रचना लिखी थी। कैफी ने इसी हिंदू जागरण से मैथिलीशरण गुप्त को प्रेरित किया और भारत भारती का भव्य भवन इसी आधारशिला पर खड़ा हुआ। भारत भारती गुप्त जी की नितांत मौलिक, नवीन और तरोताज़ा रचना बनकर उभरी। एक उपदेशात्मक रचना के रूप में जन्म लेने वाली इस रचना ने वर्तमान की निराशा को केंद्र में रखकर अतीत के गौरव गाथा से उसे धोया और भविष्य के स्वप्नों में उसे पिरोया। इसी आधार पर यह नवजागरण की सशक्त रचना बन गई। इस प्रकार राष्ट्रीय अभ्युत्थान तथा जातीय उद्बोधन की इस रचना ने भारतीयों में नवीन उत्साह का संचरण किया। दैन्य, ग्लानि और क्षोभ से बाहर निकालने का महत्वपूर्ण कार्य किया। गुप्त जी ने भारतीय दर्शन, भारतीय मूल्य चेतना, भारतीय संस्कृति
और उसके समुत्कर्ष के मूल मंत्र का बोध भी हमें कराया। वो लिखते हैं, हमने बिगड़कर भी बनाए जन्म के बिगड़े हुए, मरते हुए भी हैं जगाए मृतक तुल्य पड़े हुए, गिरते हुए भी दूसरों को हम चढ़ाते ही रहे, घटते हुए भी दूसरों को हम बढ़ाते ही रहे। ये भारत भारती का एक तरह से प्राण है, उसकी मूल चेतना है। कुल मिलाकर भारत भारती उन्नति एवं उन्नत मत का मार्ग प्रदर्शित करने वाली एक गुरुतुल्य रचना है, जो यह बताती है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बैठें विचारें ये समस्याएं सभी। पतन की इस विडंबना को समझाने और प्रगति की राह को चुनने की प्रेरणा देने वाली यह रचना 3 खंडों में विभक्त है, अतीत, वर्तमान और भविष्य का दर्शन। इसे यदि सामाजिक सुधार की योजना देने वाली, मानवीय संस्कारों का परिष्कार करने वाली, पाश्चात्य सभ्यता से सावधान रहकर स्वदेशी संस्कृति के मान सम्मान का भाव जगाने वाली गौरव गाथा कहा जाए तो किसी भी तरह अनुचित न होगा। इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी तमाम रचनाओं के माध्यम से, चाहे वो साकेत हो, जयद्रथ वध हो या यशोधरा हो या इसी प्रकार की अन्य छोटी बड़ी अनेक रचनाएं हों, उन सब के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय गौरवशाली अतीत को, गौरवशाली पात्रों को, गौरवशाली गाथाओं को अपनी रचनाओं का विषय बनाया, वस्तु बनाया और एक सहज संप्रेष्य भाषा में, एक बोधगम्यता की भाषा में, एक प्रभावात्मकता पैदा करने वाली भाषा में अपने पाठकों तक पहुंचाया। इस देश को उस समय जब हम आज़ादी का स्वप्न बुन रहे थे, ऐसे ही चिंतकों की, ऐसे ही विचारकों की आवश्यकता भी थी और ईश्वर की विशिष्ट अनुकंपा या कृपा हम इसे माने कि मैथिलीशरण गुप्त हिंदी साहित्य में उपस्थित हुए, अवतरित हुए और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में गुप्त जी ने जिस प्रकार के साहित्य का सृजन किया, जिस प्रकार से उपेक्षित विषयों और पात्रों को रेखांकित और उद्घाटित किया, वह उन्हें हिंदी साहित्य के अन्य रचनाकारों से विलग करता है, अलग करता है और विशिष्ट भी बनाता है। इस विषय को हम यहाँ विराम देते हैं। पुनः एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।